हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सीआरक्यू में। जिस तरह आपको पता है कि हम लोग अलग अलग जनरल कंपटीशन का तैयारी यहाँ पर कराते हैं और जीके का डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग मतलब कि स्टैटिक जीके का भी डिस्कशन कराते हैं। तो आज स्टैटिक जीके का अगला डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़िए और चीज़ों को याद कीजिए। ठीक है, शुरू करें। हाउ इज द जोश? चलिए, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में किया गया था? अभी कुछ दिनों पहले देना बैंक और विजया बैंक हुआ करता था, उसको एक किसी और बैंक में मर्ज कर दिया गया। तो बताइए वो कौन सा बैंक है जिसमें देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया है। बताइए लोग कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन से बैंकों को मर्ज किया गया था? तो वो है, हाँ बताइए। पंजाब नेशनल में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यानी कि बड़ा बड़ा जो नाम दिखाई दे बैंक का, समझ जाइए कि पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। ठीक है, बताइए लोग कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। पीएनबी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। आपको पता होना चाहिए कि 1969 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और उस समय सरकार किसका था बता सकते हैं लोग? जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का क्या नाम था? इंदिरा गांधी के सरकार में। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कर दिया गया था। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन पूछता है कि 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को। बिल्कुल सही। चलिए लोग आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, उसके जो 8वें महासचिव थे वो थे बान की मून। कौन थे? बान की मून। वर्तमान में 9वें अध्यक्ष हैं यूएनओ के। वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस से पहले कौन थे? बान की मून। बताइए लोग कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे ट्रिगवेली। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है, पूछता है हमेशा। ठीक है, ट्रिगवेली। अब बताइए लोग यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और 1945 में यूएनओ की स्थापना किया गया था ताकि आगे मतलब वर्ल्ड वॉर नहीं हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया था? हम लोग के भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था, ठीक है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया था और उसका क्या नाम था? अप्सरा है, मगर किसके द्वारा? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था उसका नाम अप्सरा था। ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया गया था बता सकते हैं लोग? तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, मतलब बीएआरसी के द्वारा, और ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। बीएआरसी के द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से ये बनाया गया था। ठीक है, और ये बनाया गया था 1957 में। ठीक है, 1957 में ये तैयार हो गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो बीएआरसी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, 3 जनवरी 1954 को इसका स्थापना हुआ था। 3 जनवरी 1954 और 1957 में ये अपना पहला परमाणु रिएक्टर बना दिया था। उसका नाम अप्सरा था। उसका नाम अप्सरा था और इसको उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो परमाणु रिएक्टर था वो पूरे एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था। जी, भारत का भी पहला और पूरे एशिया का भी पहला। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आइए, जैसे 20 जनवरी 1957 को इस परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। कब? 29 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुथुंडू क्या है? पुथुंडू क्या है? हाँ, पुथुंडू क्या है? तो पुथुंडू जो है ये एक तमिल न्यू ईयर को बोला जाता है। जिसे न्यू ईयर, तमिल का जो न्यू ईयर होता है उसको पुथुंडू बोला जाता है। कोई दिक्कत? पुथुंडू। ठीक है, पुथुंडू। कोई दिक्कत? तमिल न्यू ईयर से नया वर्ष। अगला क्वेश्चन है, जैसे हम लोग फल्गुन है ना, ऐसे नया साल, वैसे पुथुंडू तमिल का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था?
बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है ये बताइए लोग। बृहदेश्वर तंजौर में। तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यानी कि तमिलनाडु के अंदर तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। उस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजराज चोल। तो वो राजा राज चोल के द्वारा। राजराज चोल। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? राजा राज चोल। राजा राज चोल के द्वारा। राजराज चोल फर्स्ट। हाँ, प्रथम सही बात। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोल दूसरे गोल में। महात्मा गांधी जो थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पहले में भाग नहीं लिए थे, तीसरे में भी भाग नहीं लिए थे। ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लिए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा 1931, तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर एक शख्स थे जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि एक कैसा डिवाइस है? मतलब प्लॉटर एक कैसा डिवाइस है? प्लॉटर क्या है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। यानी कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो हम लोग किसी चीज को इनपुट देते हैं, जैसे मशीन को इनपुट देना, और आउटपुट डिवाइस वो होता है जो उसका डेटा आपको शो करके देता है। ठीक है। तो प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह तो वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना बंदरगाह है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों का सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा है हम लोगों के देश में? मुंबई बंदरगाह, नहावा सेवा। तो उससे सबसे ज्यादा राजस्व आता है बंदरगाहों से। एक क्वेश्चन पूछता है पूर्व में कौन सा बंदरगाह? पूर्व में स्थित कौन सा बंदरगाह? कौन सा है? कोलकाता है। तो कलकत्ता बंदरगाह भी पूर्व में है। ठीक है। पूर्व में जैसे चेन्नई, हाँ पूर्व में वही कलकत्ता बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है। एक हुगली बंदरगाह जो है वो कलकत्ता बंदरगाह को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। हाँ, मुंबई का प्रवेश, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गहरा, ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो जब जीडीपी में से जब मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ, इसी तरह नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो क्या निकलता है? एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो पारित हुआ था 31 अगस्त 1956 को। कब? 31 अगस्त 1956 को मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना था, ठीक है, उसके कौन मतलब स्टार्टर थे? मतलब कौन उसके सचिव थे? फजल अली के अध्यक्षता में, ठीक है, एक कमीशन बना था। उसका नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये 1956 में शुरू हुआ था। पता होना चाहिए कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था उस समय मतलब देसी रियासतें ज्यादा थी, 546 देसी रियासतें थी। तो वल्लभ भाई पटेल ने इसको मिलाकर देशों का राज्यों का निर्माण करना शुरू किया था। ठीक है। अब राज्यों का निर्माण किस तरह से किया जाए उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था कि किस तरह से राज्यों का बंटवारा किया जाए। अच्छा। तो अलग अलग लोग अलग अलग मत दे रहे थे कि जैसे रेस, जैसे कि मान लीजिए कि धर्म के आधार पर कर दिया जाए बंटवारा, तो धर्म के आधार पर करने पर तो दिक्कत होता। फिर लोग कहे कि नहीं, भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर भी आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि भाषा, हाँ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। जैसे भाषाई आधार पर भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। इसके लिए अलग अलग कमेटी अलग अलग टाइप में बना था। जैसे अगर बात किया जाए तो पहला कमेटी जो बना था मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए एसके धर कमेटी बना। एसके धर कमेटी जो था वो मना कर दिया था। वो कहा था कि जैसे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही नहीं है। ठीक है।
अब उसके बाद एक जेवीपी कमेटी बना था, जेवीपी। अब जेवीपी कमेटी में कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है, और कौन था? और वीपी मेनन भी थे। जेवीपी ना जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तीन लोग थे। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तीन लोगों के मतलब अध्यक्षता में ये कमेटी बनाया गया था। उन लोगों ने भी बोला था कि जिसे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है, लेकिन फजल अली आयोग अपना देता है कमीशन, ठीक है, उसके द्वारा मतलब कहते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग मतलब राज्यों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है, सही ठहरा दिया गया। इस आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से बांट दिया गया। अब तमिलनाडु में ज्यादा भाषा तमिल बोला जाता था और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तेलुगु बोला जाता था। तो भाषाई आधार पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एक में था, भाषाई आधार पर तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। कोई दिक्कत? इसका मेन कारण था वो 56 दिन बैठा था। हाँ, और थे जैसे कि लोग मान नहीं रहे थे ये लोग कि मतलब क्यों जवाहरलाल नेहरू को हम लोग प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे उनको जरूरत पड़ गया कि नहीं अब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। क्यों ऐसा जरूरी पड़ गया था? तो दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु स्टेट में उस टाइम एक हुआ करते थे मतलब राजनीति के, उनका नाम था पोटी श्रीराम मुल्लू। पोटी श्रीराम मुल्लू अनशन पर बैठ गए करीब 50 दिन तक लगातार वो भूखे रहे। 56 दिन लगभग। हाँ, वही 56 दिन के करीब भूखे रहे थे और वो मतलब अंत में उनका देहांत हो गया, मतलब उसी पर बैठे बैठे देहांत हो गया। तो इसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ पूरे देश में, जिसके कारण मतलब जवाहरलाल नेहरू साहब को ये सब करना पड़ा कि अब भाषाई आधार पर देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन करना सही है कि नहीं। इसके लिए फजल अली के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने कब शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। अली ब्रदर्स कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। और ये किया गया था 1919 में, ठीक है, 1919 में, ठीक है। मतलब कि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत भारत में कब से है? 1919 में। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या है, मतलब कैसे? तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक, 1918 में हारने के बाद जैसे मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे, तो मतलब कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र तो मतलब सेकंड वाले में थे। पहले जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जर्मनी की पराजय के बाद हुआ ये था कि जैसे कि जो तुर्की हुआ करता था, जर्मनी से हाँ, तुर्की जो हुआ करता था, तुर्की को बांट दिया गया, ठीक है, तुर्की का बंटवारा कर दिया गया। अब तुर्की जो है जैसे जो मुस्लिम पंथ के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही वो एक मतलब कि रिलीजियस प्लेस है। जब उसको बांट दिया गया तो पूरे विश्व के मुसलमानों में एक असंतोष का भाव फैल गया, ठीक है। और मतलब पूरे विश्व में जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे इस चीज को अपोज करने लग गए। अब उसी का मतलब प्रभाव भारत देश में भी पड़ा। भारत देश में पड़ा तो 1919 में इसे खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इस खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अली ब्रदर्स के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली। उसमें मेन कारण था ना कि उसमें खिलाफत आंदोलन में खलीफा जो चल रहा था ना, उसको समाप्त खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये भी एक मुख्य कारण था। तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन भारत तक पहुंचा था। ये पूरा विश्व का एक आंदोलन था जो भारत में लीड कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 रॉकेट, जो चंद्रयान 2 हम लोग का लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2 रॉकेट मतलब किस सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 ना, हाँ, तो वो किया गया था GSLV Mark 3 के द्वारा क्या किया गया था? चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई। हाँ, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब बताइए लोग कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? ये 2008 में किया गया था। चंद्रयान 1 कब किया गया था? 2008 में किया गया था, ठीक है। अब चंद्रयान 1 किस रॉकेट से भेजा गया था? तो वो PSLV C11, ठीक है, PSLV XLC11 XLC11 जी, PSLV XLC11।
और 2013 में हम लोग का मार्स ऑर्बिटर मिशन चालू हुआ था, यानी कि मंगलयान। अभी कल या परसों का न्यूज देखे कि ऑफिशियली जो हम लोग का मार्स मिशन था मंगल पर, वो भारत से उसका संपर्क पूरी तरह से कट हो गया। हाँ, वो मतलब रिटायर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें किसने इस्तीफा दे दिया था? तो आप लोगों को पता होगा कि जो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें भारत की पराजय हुई थी। तो उनके मतलब कि पराजय के बाद, ठीक है, एक ऐसे थे मतलब व्यक्ति जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम था वीके कृष्णा मेनन। क्या नाम था? वीके कृष्णा मेनन। अब वीके कृष्णा मेनन जो थे उस समय चीफ ऑफ डिफेंस थे। अच्छा, चीफ ऑफ डिफेंस थे। आज 1962 के युद्ध के बाद ये वीके कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दे दिया था। कोई दिक्कत? वीके कृष्णा मेनन, ठीक है। और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ही आईटीबीपी की भी स्थापना किया गया था, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाद ही बीएसएफ का भी स्थापना हुआ। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने चेरी की उपाधि किसको दिया था? चेरी, हाँ चेरी की उपाधि, हाँ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चेरी की उपाधि किसको दिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी जो था उसके द्वारा चेरी की उपाधि दिया गया था अवध को। जो समय अवध प्रांत हुआ करता था भारत का, तो अवध को वो चेरी बोला करता था, चेरी। आपको पता होना चाहिए कि अवध जो स्टेट था, अवध उस समय जो प्रांत था अवध, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था। अब क्यों? तो ये एक बफर स्टेट का काम करता था। अब बफर स्टेट क्या होता है? जैसे दो राज्यों को जो एक छोटा राज्य कनेक्ट करता हो या अलग करता हो, ठीक है, उस राज्य को बफर स्टेट बोला जाता है। तो जो ये अवध प्रांत था वो उस टाइम के जैसे बंगाल प्रांत और मुगल प्रांत को, ठीक है, मतलब जोड़ने का काम करता था, मतलब ये बीच में पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए इसको बफर स्टेट भी बोला जाता था। हाँ, अवध को। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को ही क्या कहा जाता था? चेरी, ठीक है। और जो युद्ध हुआ था 1764 में, कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में अवध का नवाब जो कौन था? शुजा-उद-दौला ने भाग लिया था अवध की तरफ से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई और सेकाई दोनों ना। संगाई। तो संगाई जो त्योहार है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है, तुजु दर्रा, एक दर्रा बहुत फेमस दर्रा है, तुजु दर्रा, वो कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट किस राज्य में है? कोरोमंडल। तो जो कोरोमंडल तट है वो जो पूर्वी तट है हम लोग के भारत का, मतलब दो ठो तट है भारत, जो भी आकार का है नीचे, ठीक है। तो जो बाएं तरफ है उसको पश्चिमी तट बोला जाता है और जो दाएं तरफ है उसको पूर्वी तट बोला जाता है। तो जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट बोला जाता है। और कोरोमंडल तट का जो मतलब रेंज है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य तक है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट बोला जाता है। जबकि अगर पश्चिमी तट की तरफ चलेंगे तो पश्चिमी तट में जो केरल का तट है उसको मालाबार तट बोला जाता है। केरल तमिलनाडु, हाँ केरल के तट को ही मालाबार तट बोला जाता है। और आगे अगर गोवा की तरफ जाइएगा और उसके ऊपर तो उसको कोंकण तट बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आया था वो का नाम आता है इसका? वास्को डी गामा मालाबार तट, हाँ मालाबार तट पर, केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इंदिरा गांधी के द्वारा 5वें पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में दिया गया था। 1971 में दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस तो के कोई नेता। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी कब लागू किया गया था? जीएसटी 1 जुलाई 2000। तो जीएसटी जो है ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को किया गया था। और 101वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जीएसटी को अपनाया गया था, ठीक है, भारत में। कोई दिक्कत? अब ये जीएसटी
का शुरुआत कहाँ से हुआ है बता सकते हैं लोग? फ्रांस से, ठीक है। चलिए, अब जीएसटी अपनाने वाला प्रथम राज्य, हाँ, जीएसटी अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था बताइए लोग? आसाम जो था वो भारत में मतलब पहला बार जीएसटी को अपना लिया था। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि माजुली द्वीप कहाँ पर है? माजुली बहुत बार डिस्कशन माजुली द्वीप, इससे पहले भी डिस्कशन हो चुका है कि माजुली द्वीप आसाम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ठीक है, कोई दिक्कत? और माजुली द्वीप जो है मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो एक बार सतर्क हो जाइएगा लोग कि 1853 में मतलब भारत में जो प्रथम रेल चली थी 1853 में चली थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बस 1853 नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कितने तारीख को, ये भी पूछ रहा है। तो भारत में जो प्रथम रेलवे था वो 16 अप्रैल 1853 को चला था। कब? 16 अप्रैल 1853। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चलाया गया था। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी को साम्राज्यवादी नेता बोला जाता है क्योंकि वो साम्राज्य विस्तार के लिए अलग अलग टाइप का प्लान लाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। डलहौजी का जो शासन काल था वो 1848 से 1856 तक, ठीक है, 48 से 56। और कोई क्वेश्चन? तो इसमें ये कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने, ये बम्बई से थाने की तरफ, बम्बई से थाने की ओर चला था, ठीक है। 34 किलोमीटर की दूरी तय किया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो वहां के प्रति व्यक्ति का आय निकाला जाए तो वो सबसे अधिक है भारत के अन्य राज्यों की तुलना में? तो वो है गोवा। गोवा जो है, गोवा राज्य के लोगों का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। गोवा का सर्वाधिक है, बिहार का सबसे कम। बिहार, हाँ, बिहार आपको हर चीज में नीचे से नंबर 1 मिलेगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक होगा दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली का प्रति व्यक्ति है सबसे ज्यादा। हाँ, यूनियन टेरिटरी में जो दिल्ली का प्रति व्यक्ति आया है वो सबसे अधिक है। सिविल सेवा गोवा में लागू है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पर अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? तो वो है, ठीक है, तो वो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बताइए लोग, क्या बोलते हैं, हर घर माने जल को सब 100%। हाँ, हर घर नल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। नल जल। हाँ, बताइए लोग कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किस आर्टिकल के तहत है भारत? आर्टिकल 44। तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा किया गया है, ठीक है। और ये डीपीएसपी का मतलब डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी मतलब कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद क्या आता है? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद से ही जो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो चालू हो जाता है, ठीक है, जिसे मतलब कि क्या बोला जाता है, थार रेगिस्तान भारत में है। और वो राजस्थान मतलब जो ये पर्वत है, क्या नाम है, अरावली पर्वत, इसके बाद ही ये चालू शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत? थार, जिसे मतलब पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, 2022 में 8वां योग दिवस मनाया गया। 2015 से शुरुआत हो जाए। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पोखरण में हुआ था। तो भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था 18 मई 1974 को। कब? 18 मई 1974। 18 मई 1974 को भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। बताइए लोग कि उस परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। और ये जो पहला परमाणु परीक्षण था वो कहाँ पर मतलब डन किया गया था? तो वो किया गया था राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। राजस्थान का जो पोखरण है वो एक मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर किया गया था।
ताकि मतलब उसका प्रभाव इकोसिस्टम पर नहीं पड़े। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? 1974 में, उस टाइम 1975 में इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो 1974 में ही इंदिरा गांधी 84 में तो मरे थे वो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन जो था, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, उसको क्यों महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था? चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। ये जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत 1920 में हुआ था, ये खत्म हुआ था 5 फरवरी 1922 को, मतलब चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था और इसके बाद इसको ड्रॉप कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ कहाँ था? ये यूपी में वर्तमान में यूपी के गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर फेमस है क्योंकि वहीं से जिसे जो योगी आदित्यनाथ है वो चुनाव मतलब लड़के और सांसद बन के आए थे। रेलवे स्टेशन भी कुछ न्यूज में था अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन कुछ सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे जी। अभी तो इधर बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। हाँ। चौरी चौरा कांड किस ये बीपीएससी में पूछा था। हाँ बीपीएससी में पूछा था कि किस राज्य में हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड? ये उत्तर। तो अब आप लोग बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अब बदरुद्दीन तैयब जी कब मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो 1887 में। कब? 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था और ये मद्रास के अंदर हुआ था। मद्रास अधिवेशन किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, मुंबई में, ठीक है। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1886 में और ये हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। जो चौथा हुआ था 1888 में, ठीक है, वो किया गया था जॉर्ज यूले के द्वारा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था मतलब कांग्रेस का जॉर्ज यूले 1888 में, और ये इलाहाबाद अधिवेशन, कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले, ठीक है। तो आइए, जो मतलब कि 1986 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वो कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। 1987 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता 1988 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? कोई दिक्कत? और प्रथम जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था और उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 1885 में ही मतलब इसकी स्थापना भी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो मतलब कांग्रेस है, ठीक है, इसका जो 1984 में जो कांग्रेस का नाम था पता है वो क्या था? हाँ बता दे। भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलने का सिफारिश कौन किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तित कर दिया गया था। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार अधिवेशन और 3 बार टोटल अधिवेशन किए हैं दादा भाई नौरोजी। एक बार ये किए हैं 1986 में और एक शायद 1993 में किए हैं और एक बार सॉरी 19 नहीं 18 में ही कहे। 1886 में और उसके बाद 1892 में और एक 1906 में। क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक 1892-93 में 1806 वाला में सबसे अधिक होने के बाद 1906 वाला सबसे अधिक बार 1906 सबसे अधिक बार जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया है वो किसके द्वारा किया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की गई थी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने कब शुरू किया था? 1919 ये मार्च 1919 में। कब? मार्च 1919 मार्च 1919 में खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? मार्च 1919। तो रॉलेट एक्ट जो है ये 26 जनवरी 1919 में पारित किया गया था। 26 जनवरी। रॉलेट एक्ट जो है ये 26 जनवरी 1919 को पारित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये रॉलेट एक्ट क्या था?
तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था। अब मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आप रोड पर चल रहे हैं, कोई क्राइम नहीं किए, एकाएक पुलिस आए और आपको पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर दे और पूछने पर कारण भी नहीं बताए कि आप मतलब क्यों वो आपको जेल में लेके गया है, तो आपको कैसा लगेगा? यस। ठीक है, तो यही ये कानून था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में यही प्रावधान था कि ना वकील ना दलील, ठीक है, ना वकील ना दलील कहने का मतलब वो जिस पर भी शक के आधार पर वो किसी भी इंसान को पकड़ के जेल में ठूस देता था, यही रॉलेट एक्ट था। इसी का विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जो क्षति हुआ था, तो बहुत ज्यादा क्षति होने के कारण जो महिला और बच्चे थे भूखमरी की समस्या में आ गए थे, तो इसको दूर करने के लिए एक संस्था बनाया गया था, यूनिसेफ।